सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जब एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब एडिटोरियल हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पूरी कहानी क्या है। विथ रॉबस्ट जीएसटी रेवेन्यूज़। रॉबस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज रिफॉर्म। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना। रिफॉर्म्स का मतलब हो गया सुधार। कि दमदार जीएसटी रेवेन्यू के कारण, यानी कि जीएसटी रेवेन्यूज़ जो आए हैं वो बहुत ही पावरफुल रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो अच्छे जीएसटी रेवेन्यूज़ को देखते हुए अगली जो सरकार है उसे सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि जीएसटी से संबंधित जो सुधार हैं वो पूरी तरीके से किए जाने चाहिए। इसके लिए कहा गया है टिपिंग पॉइंट। तो टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि भाई जब सिचुएशन पूरी तरीके से बदले, या फिर कोई ऐसा टाइम जब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना पड़े। रेवेन्यूज़ फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कि जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के माध्यम से, क्रॉस्ड द ₹2 लाख करोड़ मार्क। मार्क का मतलब हो गया निशान। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल। कि बीते पिछले महीने में, यानी कि अप्रैल में जो जीएसटी रेवेन्यू है वो पहली बार 2 लाख करोड़ का जो निशान है उसे पार कर गया। यानी कि जीएसटी रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ? 2 लाख करोड़ से ज़्यादा। द मंथ ऑफ अप्रैल हैज़ यूजुअली डिलीवर्ड द हाईएस्ट जीएसटी किट्टी। जीएसटी किट्टी का मतलब हो गया वो जो जीएसटी की राशि प्राप्त होती है पूरी। एज इट इन्वॉल्व्स टैक्स। तो जो अप्रैल का महीना होता है वो आम तौर पे बहुत ही ज़्यादा जीएसटी डिलीवर करता है। यानी कि अप्रैल के महीने में सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए, उसका कारण क्या है? एज इट इन्वॉल्व्स टैक्सेस पेड फॉर एक्टिविटी अंडरटेकन इन मार्च। अंडरटेकन इन मार्च का मतलब हो गया कि अप्रैल में जो जीएसटी प्राप्त होता है उस जीएसटी में मार्च में जो गतिविधियां होती हैं उस समय जो टैक्स पे किया जाता है वो भी इंक्लूड होता है। अब देखो जो मार्च का टाइम होता है ना, व्हेन टैक्स पेयर्स क्लोज देयर बुक्स। क्लोज देयर बुक्स का मतलब हो गया कि भाई मार्च ऐसा समय होता है जब ज़्यादातर जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी व्यापारी वगैरह हैं वो क्या करते हैं, अपना पूरा जो है खाता, साल भर का खाता जो है पूरा क्लोज करते हैं, मेंटेन करते हैं उसे फॉर द ईयर। तो यानी कि पूरे साल का लेखा जोखा मार्च में करके फिर वो अपना टैक्स पे करते हैं। इसकरी टू मीट टैक्स फाइलिंग डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है कि भाई जो लास्ट तारीख दे दी जाती है ना कि ये है आपकी, इससे पहले पहले हो जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं डेडलाइन। इसकरी का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा पीरियड जिस समय बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो मार्च के महीने में आपको क्या देखने को मिलता है? टैक्स फाइलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि डेडलाइन बिल्कुल करीब आ रही होती है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा होता है। इसके अलावा एंड मेक एडजस्टमेंट्स। और जो व्यापारी लोग होते हैं या फिर जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेक एडजस्टमेंट टू स्क्वायर ऑफ ड्यूज़। देखो स्क्वायर ऑफ का मतलब है यहाँ पे एक तरह से सेटल करना। तो जो भी ड्यूज़ होते हैं, ड्यूज़ का मतलब हो गया जो भी बकाया राशि है, तो जो टैक्स पेयर हैं वो पूरा एडजस्टमेंट करते हैं, पूरा सेटलमेंट करते हैं, जो भी बकाया राशि है उसको चुकाते हैं। सॉर्ट बाय, सॉर्ट, सीक, सॉर्ट इसका मतलब होता है चाहना। बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, के चलते। ओवरसाइट का मतलब होता है नेग्लिजेंस, कि भाई आपने जो है ध्यान नहीं दिया, कोई मिस्टेक कर दिया आपने, आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाए। और इंटरप्रिटेशन डिफरेंसेस का मतलब हो गया, देखो इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, उसकी व्याख्या करना। तो आप किसी चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो, मैं किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ,
तो कभी कभी क्या होता है, टैक्स के मामले में आपने तो समझ लिया कि भाई इतना टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता रहा है कि इतना टैक्स लगेगा, तो इसको हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन डिफरेंस। या फिर टैक्स पेयर्स के द्वारा कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इनके कारण कि भाई कोई मिस्टेक हो गई आपसे या कोई इंटरप्रिटेंस डिफरेंस आ गया, तो इसके कारण क्या होता है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो जो ड्यू मांगता है उसको भी क्लियर करना होता है, सेटल करना होता है। तो इस कारण से, इन सभी कारणों से मार्च में बहुत ही ज़्यादा गतिविधि हमें देखने को मिलती है, खास करके टैक्स से संबंधित मामलों में। with slightly over rupees 2.1 lakh crore of gross revenues. Last month's GST collection was 12.4% higher than the April 2023 tally of rupees 1.87 lakh करोड़। अब देखो, ये जो अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन था ये कितना रहा टोटल, जो अगर हम बात करें ग्रॉस रेवेन्यू की, तो ये टोटल रहा 2.1 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, स्लाइटली ओवर, थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये जो लास्ट मंथ का जीएसटी कलेक्शन था ये पिछले साल के यानी कि अप्रैल 2023 के जीएसटी रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो कितना था, अप्रैल 2023 का जीएसटी रिवेन्यू 1.87 लाख करोड़। और इस समय का जो जीएसटी रिवेन्यू है वो पिछले साल की तुलना में 12.4% ज़्यादा है। विच, अब देखो विच जो है ना अपने नियरेस्ट वर्ड या नियरेस्ट सेंटेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ये विच किसके लिए आया है, रुपीज़ 1.87 लाख करोड़ के लिए, जो कि अप्रैल 2023 का जीएसटी रिवेन्यू था। तो ये जो अप्रैल 2023 का जीएसटी रिवेन्यू था 1.87 लाख करोड़, विच मार्क्ड द हाईएस्ट मंथली इनटेक प्रायर टू का मतलब होता है के पहले, के पूर्व, टू द लेटेस्ट डेटा सेट, कि नवीनतम आंकड़े जो हमें प्राप्त हुए हैं उसके पहले के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1.87 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो सर्वाधिक था, वो हाईएस्ट मंथली इनटेक का मतलब है जो आपको प्राप्त हुआ, मंथली इनटेक का मतलब है मंथली आपको जो प्राप्त हुआ, माइनस द ईयर एंड इफेक्ट। अगर ईयर एंड इफेक्ट को देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने आपको जीएसटी रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है, लेकिन मार्च के महीने में सर्वाधिक जो गतिविधियां देखी जाती हैं टैक्स पेइंग से संबंधित, तो अप्रैल में क्या देखने को मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, ईयर एंड इफेक्ट हो गया। तो क्या कहा गया है कि ईयर एंड इफेक्ट को अगर हम माइनस कर दें, इसको अगर हम छोड़ दें, रेवेन्यूज़ इन सब्सिक्वेंट मंथ, सब्सिक्वेंट मंथ्स का मतलब है बाद वाले महीने, आगे आने वाले महीने, विल मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है थोड़ा कम हो जाना। सो द रुपीज़ 2 लाख करोड़ फिगर may not be the new normal for monthly GST collections just yet। तो देखो अगर ईयर एंड इफेक्ट को अगर हम हटा दें तो आने वाले जो महीने हैं वे थोड़े, उनमें जो हमें जीएसटी प्राप्त होगा ना वो थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से रुपीज़ 2 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है, रुपीज़ 2 लाख करोड़ फिगर मे नॉट बी द न्यू नॉर्मल फॉर मंथली जीएसटी कलेक्शन जस्ट येट। तो अभी तक तो हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले जो अगले महीने होंगे उनमें मंथली जीएसटी हमें 2 लाख करोड़ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हम कि भाई ये नया नॉर्मल बन जाएगा कि हर महीने 2 लाख करोड़ जो है जीएसटी से प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि अज्यूमिंग, ये मानते हुए, द प्रेजेंट मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है चाल, रफ्तार, ऑफ द इकोनॉमी कंटिन्यूस, यानी कि अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा चाल है वो अगर कंटिन्यू रहती है, एंड जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ परसिस्ट का मतलब है बने रहना, इन लास्ट ईयर्स 11 to 12% रेंज। अब देखो ये बात कही गई है कि ये मानते हुए कि भाई अर्थव्यवस्था की चाल इसी रफ्तार से बनी रहती है और जो जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 11 से 12% है ना, पिछले साल की तुलना में इसी रेंज में बनी रहती है। लास्ट अप्रैल्स हाई, तो पिछले साल अप्रैल में
जो हाईएस्ट जीएसटी प्राप्त हुआ था हमें 1.87 लाख करोड़, कुड वेल बी दिस ईयर्स मंथली एवरेज। तो इस साल का जो जीएसटी कलेक्शन मंथली एवरेज है वो कितना रह सकता है, 1.87 लाख करोड़। तो कहने का मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि आगे आने वाले महीने जो हैं उनमें हमें 2 लाख करोड़ एवरेज जीएसटी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था की चाल यही बनी रहती है, पिछले साल की तुलना में 11-12% ग्रोथ हमें देखने को मिलती है जीएसटी रिवेन्यू में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल आगे आने वाले जो महीने हैं उनमें मंथली एवरेज जो है ना हमें 1.87 लाख करोड़ देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल अप्रैल 2023 का क्या था, हाईएस्ट था। बेयर इन माइंड का मतलब हुआ, इस बात को माइंड में रखें, यानी कि ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है, दैट द एवरेज मंथली रेवेन्यूज लास्ट ईयर वर ₹1.68 लाख करोड़, कि पिछले साल जो एवरेज मंथली रेवेन्यू था, जो जीएसटी कलेक्शन था, वो कितना रहा था, एवरेज मंथली जीएसटी वो रहा था 1.68 लाख करोड़। एंड बिफोर द ईयर बिगन द हाईएस्ट मंथली, और पिछला साल जो शुरू हुआ उसके पहले द हाईएस्ट मंथली कलेक्शन वाज सीन इन अप्रैल 2022 एट 1.67 करोड़। और पिछला जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ उसके पहले की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट मंथली कलेक्शन था वो कब देखा गया था, अप्रैल 2022 में। कितना था, 1.67 करोड़, या आप कह सकते हो कि 1,67,540 करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ टर्म का मतलब होता है करार देना, कहना किसी के बारे में, लास्ट मंथ्स ₹2 लाख करोड़ प्लस जीएसटी रेवेन्यूज अ लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज। एट्रीब्यूटिंग देम टू, एट्रीब्यूट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है रीज़न देना, कारण बताना कि भाई ये अगर हुआ है तो इसके कारण हुआ है। तो जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने पिछले महीने के जीएसटी रिवेन्यू को, जो कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है, लैंडमार्क बताया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये बहुत ही अहम है, और इतना जीएसटी रिवेन्यू प्राप्त हुआ, इसका कारण क्या बताया है, एट्रीब्यूटिंग देम टू अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इसका कारण उन्होंने बताया है मजबूत अर्थव्यवस्था एंड एफिशिएंट कलेक्शन। एफिशिएंट कलेक्शंस का मतलब हो गया बहुत ही प्रभावी पूर्ण तरीके से जीएसटी जो है कलेक्ट किया गया। तो ये 2 कारण वित्त मंत्री ने बताए। दिस शुड पुट टू रेस्ट द सेंटर्स कंसर्न। देखो, पुट टू रेस्ट का मतलब है कि भाई अब ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। द सेंटर्स कंसर्न्स का मतलब हो गया चिंता, चिंताएं। तो ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जो जीएसटी प्राप्त हुआ है, ये तथ्य अपने आप में पर्याप्त है सेंटर की चिंताओं को शांत करने के लिए। क्या है सेंटर की चिंताएं, फ्रॉम अ फ्यू ईयर्स अगो, यानी कि कुछ साल पहले जो केंद्र सरकार की चिंताएं थी, दैट रिटर्न्स फ्रॉम द जीएसटी रेजिम। जीएसटी रेजिम का मतलब हो गया जीएसटी व्यवस्था। नाउ 82 मंथ्स ओल्ड, कि ये जो जीएसटी व्यवस्था है कितनी पुरानी हो चुकी है, इसको लगभग 82 महीने हो गए हैं। तो केंद्र सरकार की ये चिंता थी कि जीएसटी व्यवस्था के माध्यम से जो रिटर्न प्राप्त होगा, जो कलेक्शन प्राप्त होगा, हैड बीन अंडरवेलमिंग। देखो, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा, अंडरवेलमिंग का मतलब है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम। तो केंद्र सरकार का क्या कहना था कुछ सालों पहले कि भाई जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस से कम रहे थे, ऐसा कहना था। तो इस तरह की जो चिंताएं हैं वे अब थोड़ी शांत हो जानी चाहिए। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, सस्टेन्ड एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड्स। सस्टेन्ड एक्शन का मतलब हो गया एक्शंस को लगातार जारी रखना, कि फ्रॉड्स के अगेंस्ट, है ना, कि भाई जो भी धोखाधड़ी हो रही है उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। सच एज, जैसे कि क्या क्या धोखाधड़ी हो रही है, सच एज फेक इन्वॉइसिंग, कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जाली इन्वॉइस जो है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। एंड स्ट्रिक्टर कंप्लायंस नॉर्म्स,
स्ट्रिक्टर का मतलब हो गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कंप्लायंस नॉर्म का मतलब कंप्लायंस नॉर्म्स का मतलब हो गया नियम कि भाई ये नियम है, और कंप्लायंस नॉर्म्स का मतलब हो गया कि भाई आपको इन्हें फॉलो करना है, आप इन्हें फॉलो करने के लिए बाध्य हो। तो कुल मिला के जो नियम है जीएसटी से जुड़े हुए, उनका पालन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कराया जाए। इनके माध्यम से क्या हुआ है, हैव हेल्प्ड श्योर अप का मतलब होता है और इंक्रीज करना किसी चीज़ को, रेवेन्यूज़। तो कहने का मतलब है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि लगातार फ्रॉड्स के अगेंस्ट सरकार के द्वारा जो एक्शन लिए गए, इसके अलावा जो जीएसटी नियम है उनको उनका पालन करवाने में जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई, उनके माध्यम से जो जीएसटी रेवेन्यूज़ है उसको बढ़ने में मदद मिली है। विद सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यूज़ ओवरशूट का मतलब है टारगेट से आगे चले जाना। लास्ट ईयर्स टारगेट्स, कि पिछले साल का जो टारगेट था उससे आगे जो है जीएसटी हमें, यानी कि सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू यानी कि केंद्र सरकार का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो ओवरशूट कर गया है, यानी कि आगे चला गया है लास्ट ईयर के टारगेट से। मीटिंग का मतलब है मिलते हुए, प्राप्त करते हुए। मीटिंग द गोल्स सेट इन द इंतरिम बजट फॉर 2024-25 नाउ रिक्वायर्स लेस देन 10% रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि कुल मिला के 2024-25 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें जो गोल सेट किया गया था उस गोल को पा लिया गया है। और अब ये जो 2024-25 का जो टारगेट सेट किया है ना, इसको पूरा प्राप्त करने के लिए कितनी ज़रूरत है, लेस देन 10% रेवेन्यू ग्रोथ, कि अगर 10% से थोड़ी कम भी रेवेन्यू ग्रोथ होती है तो भी इस साल का जीएसटी टारगेट अचीव हो जाएगा। फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, अगली सरकार के लिए, द ईजी पार्ट वुड बी टू अपग्रेड रेवेन्यू टारगेट्स इन द फुल बजट, कि अगली सरकार के लिए बहुत ही आसान होगा क्या, कि जो रेवेन्यू टारगेट है उसे और ऊपर उठाया जाए। पूरा बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा है ना, उसमें और ऊपर उठाया जाए, रेवेन्यू टारगेट को अपग्रेड किया जाए। द मोर क्रिटिकल इम्पेरेटिव, देखो द मोर क्रिटिकल इम्पेरेटिव का मतलब हो गया कि ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द एक्सपेंशन ऑफ द जीएसटी नेट, कि बहुत ही बेहतर तरीके से योजना बनाई जाए और फिर उस योजना को एग्जीक्यूट किया जाए, उसे अंजाम दिया जाए। एंड एग्जीक्यूट द एक्सपेंशन ऑफ द जीएसटी नेट, कि भाई जो पूरी की पूरी जीएसटी व्यवस्था है, पूरा की पूरा जो जीएसटी तंत्र है उसका और विस्तार किया जाए, उसको विस्तार करने के लिए प्लान बनाया जाए, उस प्लान को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। एंड एक्सपेडाइट का मतलब होता है और तेजी लाना और शीघ्रता लाना, बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है अक्सर सिनोनिम एंटोनिम में। एंड एक्सपेडाइट द लॉन्ग अवेटेड रीबूट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स रेट स्ट्रक्चर, इसके अलावा इस चीज़ में तेज़ी लाई जाए। किस चीज़ में तेज़ी लाई जाए, लॉन्ग अवेटेड का मतलब है जिसका लंबे समय से इंतज़ार है, और रीबूट करने का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरा की पूरा बदलाव करना उसमें। जैसे कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके आप फिर से चालू करते हो ना, तो रीबूट का मतलब होता है किसी चीज़ की फिर से शुरुआत करना एक नए तरीके से। रीबूट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल, कॉम्प्लेक्स रेट स्ट्रक्चर, कि जीएसटी का वर्तमान जो जटिल स्ट्रक्चर है उसे पूरा रिबूट किया जाए, उसे फिर से चेंज किया जाए, फिर से शुरुआत की जाए और इस काम में तेज़ी लाई जाए थोड़ा, है ना, एक्सपेडाइट। टू मेक इट, ऐसा क्यों किया जाए, ताकि जीएसटी जो है बन सके अ ट्रूली सिंपल टैक्स फॉर कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स, कि जो उपभोक्ता हैं और जो निवेशक हैं उनके लिए ये वास्तव में एक सिंपल टैक्स बन सके, इसलिए ये सब किया जाना ज़रूरी है। नाउ दैट रेवेन्यू वरीज आर रिलेटिवली म्यूटेड, कि अब रेवेन्यू से संबंधित जो चिंताएं हैं वे तुलनात्मक रूप से बहुत ही शांत हो गई हैं, तो इसलिए इन कदमों पर विचार किया जाना चाहिए। इंसिडेंटली, अब देखो इस शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं, इंसिडेंटली, जब आपको कुछ ऐसी बात कहनी हो जो उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी उसको कहना भी ज़रूरी है, यानी कि
मेन बात से ही वो जुड़ी हुई है, तब हम बोलते हैं कि इंसिडेंटली को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रसंगवश, कि भाई इसका भी उल्लेख करना जरूरी है। ये उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बात, लेकिन फिर भी ये मेन टॉपिक से जुड़ी हुई है। द बीजेपीज इलेक्शन मैनिफेस्टो, कि बीजेपी का जो चुनावी घोषणा पत्र है, विच टेक्स क्रेडिट, टेक क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय लेना, फॉर रिंगिंग इन जीएसटी। देखो, रिंगिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही पावरफुल है। तो यहाँ रिंगिंग इन जीएसटी का मतलब है कि जो बहुत ही ज़बरदस्त जीएसटी रिवेन्यू प्राप्त हुए हैं, उसका क्रेडिट बीजेपी ने लिया है। ओनली प्रोमिसेस टू मेक इट्स पोर्टल सिंपल। अब देखो कि भाई ये बात उल्लेखनीय है कि भाई जीएसटी अधिक मात्रा में जो प्राप्त हुआ है उसका क्रेडिट जो है बीजेपी ने लिया है, लेकिन जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें सिर्फ इतना प्रॉमिस किया गया है कि जीएसटी का जो पोर्टल है उसे और सिंपल बना दिया जाएगा। किन के लिए? फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू यूज़, यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापार हैं वे इसको मतलब बहुत ही आसानी से यूज़ कर सके। तो बस इतनी बात कही गई है बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जीएसटी में, कि भाई उसके पोर्टल को सिंपल बना दिया जाएगा। इसके अलावा कोई बड़े परिवर्तन किए जाएंगे जीएसटी में, ऐसा कुछ बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं कहा गया है। जबकि कांग्रेस ने ये अश्योरेंस दिया है, ये आश्वासन दिया है, स्विच का मतलब है बदलना, टू अ सिंगल मॉडरेट टैक्स रेट विथ फ्यू एक्सेप्शंस। कांग्रेस ने कहा है कि भाई एक सिंगल और मॉडरेट टैक्स रेट रखी जाएगी। मॉडरेट टैक्स रेट का मतलब है न तो ज़्यादा और ना ही कम। विद फ्यू एक्सेप्शंस का मतलब हो गया न के बराबर अपवाद, यानी कि इस समय ना अपवाद बहुत ज़्यादा है जीएसटी में। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है कि भाई एक सिंगल जो है टैक्स रेट रखी जाएगी, वो ना तो ज़्यादा होगी ना कम होगी, मॉडरेट होगी, और ज़्यादा उसके अपवाद भी नहीं होंगे। नो लेवीज ऑन फार्म इनपुट, फार्म इनपुट का मतलब हो गया कृषि उत्पाद जो है उन पे कोई टैक्स नहीं होगा। एंड शेयरिंग ऑफ रेवेन्यूज़ विथ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और जो पंचायत हैं उनके साथ रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, ये बात कांग्रेस ने कही है। स्मार्ट जीएसटी रिफॉर्म्स इन्फॉर्म्ड बाय स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस। स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस का मतलब हो गया कि स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जिन लोगों का हित जुड़ा हुआ है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हितधारक। कंसल्टेशन का मतलब हो गया परामर्श, विचार विमर्श। तो कुल मिला के स्मार्ट जीएसटी सुधार इन्फॉर्म्ड बाय स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, यानी कि जो भी हितधारक हैं उनसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में जो भी सूचनाएं हमें मिलती हैं उन सूचनाओं के आधार पे जीएसटी में संशोधन करना। नीड टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ द एजेंडा ऑफ हुएवर कम्स इनटू ऑफिस। हुएवर कम्स इनटू ऑफिस का मतलब हुआ कि भाई जिस किसी की भी सरकार आती है उसके एजेंडा में ये बात फोर फ्रंट बहुत ही प्रमुख होनी चाहिए। क्या? कि भाई जीएसटी रिफॉर्म्स किए जाने हैं टू करेक्ट एनोमलीज। और ये जीएसटी रिफॉर्म क्यों किए जाने हैं? टू करेक्ट एनोमली। एनोमली का मतलब होता है एनोमेलीज, ये बहुवचन हो गया। एनोमली का मतलब होता है विसंगति। दैट होल्ड कंजम्पशन, ये विसंगति का मतलब होता है कि भाई बेमेल हो रही है चीज़ें, है ना, कहीं कुछ मिसमैच हो रहा है। तो ये जो मिसमैच है इसको करेक्ट करने के लिए, अब ये जो एनोमलीज हमें देखने को मिल रही हैं इनके कारण क्या हो रहा है कि होल्ड कंजम्पशन बैक, उतना उपभोग नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। एंड तो इसलिए जीएसटी रिफॉर्म्स जरूरी हैं। एंड सेट द फाउंडेशंस, और आधार तैयार किए जाने चाहिए। किस चीज़ के लिए? फॉर द नेक्स्ट वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। फॉर द नेक्स्ट, यहाँ को ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना वर्चुअस, इसका मतलब है प्रभावी, कि अगला हम चाहते हैं कि भाई ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट चलता रहे, ठीक तरह से ग्रोथ होती रहे, ये साइकिल जो है प्रभावीपूर्ण तरीके से काम करता रहे। तो इसके लिए जो फाउंडेशन सेट की जानी जरूरी है उसके लिए भी जीएसटी रिफॉर्म्स जरूरी हैं। तो देखो ये पूरा की पूरा एक वाक्य है, इसमें ये कहा गया है कि भाई जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं ज़रूरी हैं, और ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं वो
स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस के आधार पे होने चाहिए। और ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, ये जो भी सरकार केंद्र में आती है उसका आप कह सकते हो कि उसका जो प्रमुख बातें हैं उन प्रमुख बातों में ये जीएसटी रिफॉर्म्स होने चाहिए, ताकि वर्तमान में जो भी बेमेलता, वर्तमान में जो भी एनोमलीज हमें देखने को मिल रही हैं, जिनके कारण उतना कंजम्पशन नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, वो हो सके। इसके अलावा इन जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से आधार रखे जा सकें किन चीज़ों के लिए, कि भाई आने वाले जो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ साइकिल हैं वो ठीक तरह से काम करते रहें, तो इनके लिए भी जीएसटी रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका टाइटल क्यों दिया गया था टिपिंग पॉइंट। मैंने बताया था ना शुरुआत में, तो टिपिंग पॉइंट इसीलिए इसका शीर्षक बनाया गया था कि भाई टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा टाइम जब आपको महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण डिसीजन क्या है? स्मार्ट जीएसटी रिफॉर्म्स। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।